दुनिया में आए दिन तरह तरह की कमाल की चीजें खोजी जाती रही हैं, लेकिन हम इंसानों के प्राचीन पुरखों के बारे में ज्यादा कुछ पता लगाना मुश्किल होता है जब हमारे पास जंग खाए हुए कुछ सिक्कों और गुफाओं की दीवार पर बनी आड़ी तिरछी पेंटिंग्स के अलावा कुछ भी ना हो। सो इनमें से कोई हैरानी की बात नहीं है कि अक्सर पढ़े लिखे इतिहासकारों की थीरीज भी गलत साबित हो जाती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ कुछ नायाब पत्थरों की बात नहीं करने वाले, बल्कि बड़े बड़े शहर और उससे भी बड़े सिरों की बात करने वाले हैं। इतिहास में पीछे चलते हुए हम देखेंगे कुछ ऐसी कमाल की सभ्यता जिनके बारे में वैज्ञानिक ज्यादा कुछ नहीं बता पाते। अमेज़न के विशालकाय जंगल। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के वर्षावन दुनिया भर में पाई जाने वाली पेड़ पौधों और जानवरों की कुल 30% प्रजातियों का घर है? ये वाकई में लाजवाब है। हालांकि जंगल में रहने वाली एक प्रजाति ऐसी है जिसके इतिहास को लेकर वैज्ञानिक काफी समय से गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए हैं, और वो हैं हम इंसान। माना जाता था कि पुराने जमाने में अमेज़न के जंगलों में सिर्फ कुछ जनजातियां कबीले रहते थे, लेकिन ब्राजील के एक एकड़ प्रांत में जारी जंगलों की कटाई के चलते पूरी तरह बियाबान माने जाने वाले इन जंगलों में जमीन पर जियोग्लिफ्स नाम की विशालकाय आकृतियां बनी हुई मिली हैं, जो साफ तौर पर कुदरती नहीं है। देखने में महज किसी नाली से लगने वाले ये शेप असल में एक बहुत बड़ी सभ्यता के अवशेष हैं। 5000 वर्ग मील के क्षेत्र में ऐसी लगभग 450 आकृतियां हैं, जिनमें से कुछ तो 1300 फीट तक चौड़ी हैं। जमीन में बनी ये बड़ी बड़ी आकृतियां शायद अनुष्ठानों में इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों के अवशेष हैं, जहाँ इकट्ठा होने वालों की तादाद 10 लाख तक हो सकती थी, वो भी आज से महज 550 साल पहले तक। ये तो वाकई में चौंकाने वाली बात है। और तो और आजकल लिडार जैसी विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से हम घने वर्षावनों तक नुकसान पहुंचाए बगैर ही इलाके की खोजबीन कर सकते हैं। सर्वे किए जाने वाले इलाके के ठीक ऊपर से पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाने वाली एक लेजर छोड़ी जाती है, और नीचे जमीन से टकरा कर लौटने पर लेजर को रिकॉर्ड करके इलाके का 3D मैप तैयार किया जाता है। ये तकनीक वाकई कमाल की है, पर इसकी मदद से खोजी जाने वाली चीजें और भी कमाल की लगती हैं। सन 2019 में अमेज़न बेसिन के दक्षिण पश्चिमी इलाके को लीडर से स्कैन करने पर मीलों लंबी सड़कों और यहाँ तक कि 70 फीट ऊंचे पिरामिड तक के अवशेष उजागर हो गए थे। साथ ही 26 अलग अलग बस्तियां भी सामने आई थी, जिनमें से 2 का साइज तो कम से कम 250 एकड़ का रहा होगा, जो फुटबॉल के 330 मैदानों के बराबर है। कसारबे नाम की एक गुमनाम जनजाति सैकड़ों साल से यहाँ रह रही थी, फिर सन 1400 के आसपास न जाने वो लोग कहाँ चले गए। हो सकता है यूरोपियन आक्रमणकारियों ने उनको खदेड़ दिया हो, पर हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। फिर भी इतने घने जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी शानदार बस्तियां बनाना कमाल की बात है ना? जरा रुकिए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल आया। सोचिए, अगर जंगल में ढेर सारे लोग रहा करते थे तो उनका पेट भरने के लिए ढेर सारी फसलें उगानी पड़ती रही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेज़न का इलाका शुरुआत में जंगल ना हो? शायद किसी तबाही के चलते लोग इसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद इसका इलाका जो है वो जंगल में तब्दील हो गया हो। माना कि एक महज छोटी सी थियोरी भर है, लेकिन इन विशालकाय जंगलों का 95% से भी ज्यादा हिस्सा खंगाला जाना भी बाकी है। क्या पता पेड़ों की घनी चादर के नीचे न जाने कौन सी चीज हमारा इंतजार कर रही हो। हमारे बुद्धिमान रिश्तेदार। माना कि मैं और आप ठीक ठाक दिमागदार हैं, लेकिन जाहिर है कि हम पक्के तौर पर दुनिया के सबसे दिमागदार शख्स नहीं है। ये तो छोड़ दीजिए, शायद हम दुनिया की सबसे स्मार्ट प्रजाति भी नहीं है। सन 1913 से साउथ अफ्रीका भर में इंसानी खोपड़ी कुछ ऐसी जीवाश्म मिले हैं जिनसे पता चलता है कि शायद बॉस्कॉप मैन कही जाने वाली इंसानों की ये प्रजाति दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी। माना जाता है कि इंसानों की विलुप्त हो चुकी ये प्रजाति आज से महज 10,000 साल पहले तक दुनिया में पाई जाती थी। उन खोपड़ियों के अवशेष से पता चलता है कि इनके सिर हमारे मुकाबले काफी बड़े होते थे, यानी बड़ी खोपड़ी वाले हमारे इन रिश्तेदारों का मस्तिष्क हमारे मुकाबले 30% ज्यादा बड़ा रहा होगा। उनकी औसत IQ करीब 149 के आसपास रही होगी, जो उन्हें दुनिया के सबसे स्मार्ट 0.05 लोगों में से बनाती है। लेकिन अगर ये प्रजाति हमारे मुकाबले इतनी ज्यादा होशियार थी तो ऐसा क्यों कि वो लुप्त हो गई और हम बच गए? आपके एक्स कुछ भी कहती हो, लेकिन जरूरी नहीं कि बड़ी चीज हमेशा बेहतर होती है। हमारा मस्तिष्क हमारे रिश्तेदार बंदरों के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा साइज का ज्यादातर हिस्सा ब्रेन के प्री फ्रंटल कार्टेक्स कहे जाने वाले हिस्से के कारण होता है, जो कि हमारी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता जैसी जरूरी चीजों को कंट्रोल करता है। वहीं हमारे शरीर का मूवमेंट वगैरह कंट्रोल करने वाले ब्रेन के हिस्से के साइज में जरा भी फर्क नहीं होता। यानी कि उस बड़े मस्तिष्क के चलते बॉस्को मैन को अपना ज्यादा समय पुराने जमाने को याद करते हुए आंसू बहाते में बीतता रहा होगा, है ना कि बाहर निकलकर शिकार करने में। ये सब महज एक अंदाजा है, और हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि बड़े सिर वाले हमारे रिश्तेदारों का अंत आखिर कैसे हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बॉस्कॉप हमसे जरा भी अलग नहीं थे, क्योंकि सबूत के नाम पर टूटी खोपड़ी के हिस्सों के अलावा कुछ भी नहीं मौजूद। असल में जो भी रहा हो, पर चूंकि सबसे होशियार प्रजाति का मेडल लेने के लिए बॉस्कॉप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इंसानों की तरफ से मुझे आगे बढ़कर मेडल ले लेना होगा, है ना? स्टेज पर चढ़कर मैं कहूंगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने माँ बाप का और हर उस शख्स का जिसने नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाया होगा, क्योंकि हमारा कोई भी मजेदार वीडियो अपलोड होते ही झट से उसके अपडेट पाने का यही एक तरीका है। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं।
ये शहर कहाँ गुम हो गया? प्राचीन सभ्यताओं में सबसे रहस्यमय शायद वो है जिसके बारे में हम अभी तक एक भी सुराग नहीं ढूंढ पाए। जी हाँ, जाहिर है मैं अटलांटिस की बात कर रहा हूँ। किसी जमाने में एक शानदार शहर जो समुद्र के आगोश में खो गया। अटलांटिस शहर का सबसे पहला जिक्र हमें ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की किताब में मिलता है, जो जिब्राल्टर स्ट्रेट के ठीक बाहर स्थित एक महान शहर के बारे में लिखते हैं। लेकिन इस बात के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि प्लेटो द्वारा वर्णित शहर अटलांटिस एक सचमुच का शहर था, और सदियों तक लोग यही मानते रहे कि ये प्लेटो के घर एथेंस का ही एक महिमा मंडित वर्णन था। तो फिर शहर के तथाकथित रूप से डूब जाने के 12,000 साल के बाद भी आज हम इंसान उस शहर की चर्चा ऐसे क्यों करते हैं, मानो वो कोई सच में शहर रहा हो। सन 1882 में अमेरिकी कांग्रेसमैन इग्नेशियम डोनेली ने 13 कारण छापे जिनके चलते उन्हें लगता था कि अटलांटिस शहर की बातें हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सच है। जी, ऐसा उन्हें किसी वायरल वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि द एट ए डेल्यूवियन वर्ल्ड नाम की एक किताब में लिखा हुआ मिला, जो कि बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। फिर सन 1965 में किसी ने अटलांटिस को सच में ढूंढ निकाला। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रहे थे। ये है रिशात स्ट्रक्चर, जमीन में बनी 25 मील चौड़ी एक आकृति जो कि मॉरिटानिया अफ्रीका में स्थित है। मजाक नहीं है, इतनी बड़ी है कि इसे पूरी तरह सिर्फ अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है। इसे खोजा भी ऐसे ही गया था। सहारा रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरते वक्त 2 एस्ट्रोनॉट्स ने जब विशालकाय आंख जैसी इस आकृति को देखा तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने पुरातात्विक जगत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज कर डाली है। पर अफसोस कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अटलांटिस शहर के अवशेष हैं। माना जाता है कि रिशात स्ट्रक्चर ज्वालामुखी गतिविधियों के चलते आज से करीब 10 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था, और कोई दो राय नहीं कि ये बड़ा ही दिलचस्प लगता है। शायद हम अटलांटिस का सच खोजने के बहुत ही करीब पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि अटलांटिस की बातें सच हैं या महज एक अफवाह है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। पुरानी यादों का सफर। आपका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन हम सभी को बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है अपना घर। इनफैक्ट कोई पागल ही होगा जो अपने महल या झोपड़ी जैसे पट्टी जैसे घर के बारे में कुछ बुरा सोचेगा। लेकिन अगर आप कुकेटिनी प्रोपीलिया जनजाति के लोगों के साथ में रहते हैं, जो आज से करीब 7,500 वर्षों पूर्व पूर्वी यूरोप में आकर बसे थे, तो आप अपने घर से प्यार नहीं बल्कि जब देखो उससे अलग आग लगा रहे होते हैं। समझ नहीं पा रहे? समझाता हूँ। समय समय पर एक कबीला अपना पूरा का पूरा गांव आके हवाले कर देता था। फिर से कहो, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। खुदाई में मिले पुरातात्विक सबूत की माने तो ये जनजाति 80 साल पर पूरी की पूरी बस्ती जलाकर खा कर देती थी। लेकिन चलता हुआ सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों थे। ये बहुत जमाने पहले की बात है, सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करना चाह रहे हो। ये आग समय समय पर रेगुलरली लगती रहती थी, तो इसका मतलब कोई हादसा तो था नहीं। हमें पक्के तौर पर कुछ भी पता, लेकिन सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी के मुताबिक इस जनजाति का मानना था कि हर एक चीज में आत्मा या जान होती है। हो सकता है वो ये भी मानते रहे उनके घर में जान है और उनकी जिंदगी खत्म हो जाने पर अच्छे से उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिर भी हर 60 साल पे 3,000 से भी ज्यादा मकानों को जलाकर राख कर देना और उन्हें फिर से किसी जगह बनाने में अच्छी खासी मेहनत भी लगती रही होगी। मुझे जब भी अपने कमरे में कुछ बदलाव करने का मन होता है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने बेड का डायरेक्शन बदल देता हूँ बस। कहाँ गुम हो गए माई सीनियर्स? मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है कि जब देखो चीजें भूलकर कहीं पे रख देता हूँ। लेकिन मेरे जैसे भुलक्कड़ के लिए भी एक पूरी की पूरी सभ्यता को खो देना असंभव होगा। जैसे प्राचीन यूनानी माइसीनियन सभ्यता जो कहीं गुम हो गई। ग्रीक सभ्यता के जनक और आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और भाषा के क्षेत्र में सबसे आगे चलने वाली ये सभ्यता सन 1050 ईसा पूर्व आते आते ना जाने कहाँ पूरी तरह से गुम हो गई। जी हाँ, बिना किसी नामो निशान के गायब। लेकिन अपने जमाने में दुनिया की सबसे विकसित मानी जाने वाली ये सभ्यता ऐसे अचानक कहाँ लापता हो सकती है? इस सवाल का जवाब आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। सभ्यता के तबाह होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद डोरियन जैसी पड़ोस की किसी दूसरी सभ्यता ने उस पर आक्रमण कर दिया हो सकता है उनके बीच आपस में किसी बात को लेकर गृह युद्ध छुट गया हो, या शायद ज्वालामुखी या बाढ़ जैसी किसी भयानक त्रासदी ने उनको पूरी तरह से साफ कर दिया हो। आपको सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, पर यह सच है कि पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। माइसीनियन सभ्यता के तबाह होने के बाद पिछड़ेपन का दौर शुरू हुआ, जैसे यूनान के इतिहास का सबसे अंधकारमय युग माना जाता है। माना जैसे कि यह सभ्यता सिर्फ गायब ही नहीं हुआ बल्कि अपने साथ 300 साल का इतिहास भी लेकर भाग गई हो। ये तो मेरे दोस्त जैसा है भाई, जो कुछ देर कह कर जाता है और फिर पता नहीं कहाँ लापता हो जाता है। पानी में कुछ है। कभी ऐसा हुआ कि आप पानी में कूदे हों और वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा गहरा निकला हो? मेरे साथ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाइना के जेजियांग प्रांत के शियान बेचू गांव में आज से कुछ दशक पहले रह रहे होते तो ऐसा करने पर आपको एक बहुत ही खास चीज़ देखने को मिलती है। सन 1992 में स्थानीय किसानों ने जब 5 मामूली से दिखने वाली तालाबों का पानी खाली किया तो उन्हें अब तक की पानी तले दबी पड़ी 24 अंडरग्राउंड गुफाओं का एक नेटवर्क नजर आया, जो साइज में बहुत ही बड़ी थी। उन तालाबों के ठीक नीचे 5 गुफाएं थीं जो कि करीब 100 फीट गहरी और साइज में 11,000 वर्ग फीट की थी, यानी एक गुफा 2 बास्केटबॉल कोर्ट से बड़ी। आगे पता चला कि नेटवर्क में 19 छोटी गुफाएं भी हैं और आज उन सभी गुफाओं को लांगयू केव्स के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सारी गुफाएं साफ तौर पर इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें सपोर्ट के लिए खंभे, परफेक्ट 60 डिग्री के कोण वाली दीवारें और तराशी गई दीवार पर 13 इंच चौड़ी पट्टियों जैसी निशानियां देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, गुफा के सारे दरवाजे दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप अंदर आ सके। साफ जाहिर से बनाने वाले लोग बहुत ही हुनरमंद आर्किटेक्ट रहे होंगे, पर अफसोस कि हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पक्की मिट्टी के बर्तनों के कुछ टूटे हुए
टुकड़े भी इस गुफा की मिट्टी में दबे मिले, जो पता चला कि पश्चिमी हान वंश के ज़माने के हैं, यानी पूरे 2000 साल पुरानी। सो ये गुफाएं वाकई बहुत ही पुरानी है। इस छोटे से सबूत के अलावा शोधकर्ताओं को अब तक कुछ भी पक्का सबूत नहीं मिला। ये गुफाएं चीन में पाई जाने वाली अब तक की प्राचीन गुफाओं में से बिल्कुल अलग हैं। क्या पता इस गुफा को कब्रगाह से लेकर सैन अड्डे जैसे अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता रहो। मैं तो दिल थाम का सही जवाब के उजागर होने का इंतजार करूंगा मेरे भाई। आसमान का चमकीला तारा। पता है मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या रहा है? एक टेलीस्कोप। ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया जानना हमेशा कितना एक्साइटिंग होता है, लेकिन डोगोन कबीले की कमाल की नॉलेज के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। माले और बुर्किना फासो के बीच स्थित सुदूर बैंडी अग्रा पहाड़ियों में बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटकर रहने वाले इस कबीले के अंतरिक्ष की जानकारी वाकई में बड़ी कमाल की है। हकीकत तो यह है कि वो सीरियस स्टार सिस्टम के बारे में हमें से कहीं ज्यादा जानकारी रखते हैं। सीरियस ए या डॉग स्टार को रात को आसमान में नजर आने वाला सबसे चमकीला सितारा कहते हैं, जिसे बिना दूरबीन के भी आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन सन 1862 में एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि सीरिया ए के पीछे बेहद चमक वाला एक दूसरा सितारा स्थित है, जिसे उन्होंने सीरियस बी नाम दिया। जब फ्रेंच वैज्ञानिक मार्सेल ग्रियोले 1933 में पहली बार डोगोन कबीले के संपर्क में आए तो उन्हें अंतरिक्ष की अपनी नॉलेज दिखाकर इंप्रेस करने लगे। लेकिन उनको पता चला कि कबीले वालों को सीरियस बी से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल पहले से पता थी, जिसे वो पोर्टोलो नाम से बुलाते थे। बता दें कि इन आदिवासियों के पास दूरबीन नहीं थी और सीरियस बी को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। गजब है भाई। आश्चर्यचकित रूप से डोगोन लोग दावा करते हैं कि सीरियस ए के नीचे सीरियस बी से भी कम चमक वाला एक सितारा मौजूद है, जैसे कबीले वाले एमा या कहते हैं। वैज्ञानिकों को उस तीसरे के अब तक के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन डोगोन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कोई मुश्किल नहीं है कोई सबूत मिल जाए। लेकिन बाकी की दुनिया में एकदम अलग थलग पड़े रहने वाले इस कबीले को नंगी आंखों से नजर आने वाले तारे के बारे में आखिर कैसे पता चला? कबीले वाले दावा करते हैं कि उन्होंने ये सब जमीन और पानी दोनों में रह सकने वाली नोमोज इनको नाम की एक एलियन प्रजाति सीखा है। सो सीरियस सिस्टम की परिक्रमा करने वाले ग्रह से आई थी। मुझे पता था जवाब कुछ ऐसा ही होगा। मेरे हिसाब से 1862 में सीरियस ए खोजे जाने और 1933 में मार्सेल द्वारा डोगोन कबीले के लोगों से पहला संपर्क किए जाने के बीच में डोगोन के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक एस्ट्रोनॉमी न जाने कैसे उनसे मिलन हो गया। ये भी हो सकता है मार्सेल इस कबीले के सबसे पहले संपर्क करने वाले बाहरी व्यक्ति ना रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले संपर्क करने वाले व्यक्ति के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन कोई ऐसा प्लेनेट जिसके बारे में अभी हमको नहीं पता है, उससे आने वाली मछली या एलियंस की बात मुझे हजम नहीं हो रही। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चीन में एक और सभ्यता। आपको लोंगियो केव्स याद हैं जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था? बता दें कि वो गुफा चाइना में की जाने वाली अब तक की सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक खोज नहीं है। सन 1986 में सिचुआन प्रांत में काम करते वक्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को करीब 13,000 कलाकृतियों का एक बड़ा सा भंडार छिपा मिला और इस प्राचीन जगह को उन्होंने सांशिंग डुई का नाम दिया। भंडार में सोना, तांबा और पकी मिट्टी के बर्तनों के ऐसे खूबसूरत नमूने मिले जो अब तक चाइना में कहीं और नहीं मिले। और भी अजीब बात यह है कि इनमें से कई नमूनों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त करने के बाद जलाकर गाड़ दिया गया था। पर क्यों इतना बड़ा सा ये भंडार आखिर किसका हो सकता है और देखने में सब इतने एलियन जैसे क्यों लगते हैं? कुछ इतिहासकारों की माने तो ये 3000 साल पुरानी एक रहस्यमय सभ्यता की सबूत है जो कि अब तक जानी जाने वाली चाइनीज सभ्यता के जमाने के होते हुए भी उससे एकदम अलग थी, जिसे किंगडम ऑफ शो कहा जाता है। और सांशी डुई उस सभ्यता के कई शहरों में से एक था। इस ढेर की एक सबसे अनोखी चीज है 4 पाउंड का तांबे का एक मास्क जो शायद सेन कोंग नाम के एक पौराणिक राजा को दर्शाता है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। यह मास्क चाइना के सबसे शुरुआती धार्मिक चिन्हों में से एक हो सकता है। शू सभ्यता का अंत हुआ जब किंग वंश ने 300 ईसा पूर्व के आसपास पूरे चीन को एक कर दिया और शायद उन्होंने शू का इतिहास मिटाने के लिए उनसे जुड़े सभी सबूतों को क्षतिग्रस्त करके जमीन में दफना दिया। ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अफसोस कि शू सभ्यता किसी भी तरह लिखित भाषा में नहीं इस्तेमाल होती थी। इसका इतिहास लगभग पूरी तरह से गुम हो चुका है। अभी के लिए हम बस कल्पना कर सकते हैं कि सांशिंगडुई शहर उत्तरी चीन का तत्कालीन कल्चर आखिर कैसा रहा होगा। शुक्र है मेरी इमेजिनेशन बड़ी अच्छी है, आज वही यूज करूंगा मैं। टापू पर अजूबा। मॉम हमेशा कहा करती थी कि हरी सब्जियां जरूर खाया करो वरना बड़े नहीं होगे। तो आपको बता दूं मुझे हरी सब्जियां खाना जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं आज से करीब 12 साल पहले फोन पे ही माइक्रोनेशिया के पास समुद्र में स्थित नान मडोला शहर के लोग मुझसे कहीं ज्यादा पौष्टिक खाना खाते रहे होंगे। उन लोगों को बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत थी, पर दिक्कत यह थी कि वो मटेरियल टापू के दूसरे छोर यानी 25 मील दूर पाया जाता था। लेकिन पता नहीं कैसे पॉलिनेशिया के ये ताकतवर लोग इतनी दूर गए और इसी तरह 7.5 लाख टन वजन वाला बेहद भारी बेसबॉल पत्थर इतनी दूरी से अपनी जरूरत की जगह तक लेकर के आ गए। बताते कि दुनिया के सबसे भारी क्रूज शिप लॉर्ड ऑफ द सीज करीब 2.5 लाख टन वजन रखता है। सो इमेजिन कीजिए ऐसे 3 जहाजों को खींचना कितना मुश्किल रहा होगा। वाकई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सच कहूं तो मैं कुछ ऐसा करने का तरीका भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। इतने सारे पत्थर खींच कर लाना संभव लगता है और बेसॉल्ट इतना भारी होता है कि उसे पानी के रास्ते लाने का सवाल ही नहीं होता। स्थानीय लोगों की माने तो विशालकाय पक्षियों और दैत्याकार इंसानों ने पत्थरों को यहाँ तक लाने में मदद की थी। जाहिर है कि इस थ्योरी में उतना ही था जितना कि बाकी थ्योरीज में। वहां से इन पत्थरों को यहाँ तक लाना वाकई में काफी मुश्किल भरा काम था, क्योंकि इसके बाद इस प्राचीन शहर के निवासियों को उन सभी
सभी पत्थरों को तलाश कर एक मूंगा टापू को बुनियाद की तरह इस्तेमाल करते हुए 100 छोटे छोटे टापू तैयार करने पड़े। नॉन मॉड्यूल की ही वो जगह थी जहाँ फोन पे की पहली व्यवस्थित सरकार रहा करती थी। सो ये शहर धीरे धीरे एक बड़ी सी राजधानी में बदल गया। आज भी आप सैकड़ों हजार साल पहले बनाए गए अनुष्ठान ग्रहों, मंदिरों और मकबरों के अवशेष साफ साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया और सारा का सारा ढांचा पत्थरों के खुद का वजन के सहारे टिका हुआ है, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक हो सकता है। आज देखने में ये खंडर भले ही ज्यादातर शानदार ना लगते हो, लेकिन एक जमाने में इस जगह को बनाने वाले शक्तिशाली वंश की तरफ हाथ बढ़ाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ये तो सिर्फ एक झलक है। मुझे ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि खेती बाड़ी आज से महज 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, जिसके चलते इससे ज्यादा पुरानी कोई भी सभ्यता वाकई में कमाल की बात है। उदाहरण के लिए गोबेकले टेपे को ही ले लीजिए। दक्षिण पूर्वी तुर्की में स्थित 11,000 साल पुरानी इस आर्कियोलॉजिकल साइट ने एक्सपर्ट्स को अचंभे में डालकर रखा है। कमाल की बात है, कोई भी फसल न उगा पाने वालों ने पता नहीं कैसे अब तक ज्ञात दुनिया के सबसे पुराने पत्थर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बना डाला। इन प्राचीन कारीगरों ने पत्थर के खंभों के 20 गोले बनाए थे, जहाँ हर खंभे का वजन 50 टन तक था। कई खंभे तो 16 फीट तक ऊंचे होते हैं, जिन पर जानवरों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं, जो हमें उस प्रागैतिहासिक जमाने की एक झलक दिखलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए गणित और ज्योमेट्री की वैसी ही जानकारी की जरूरत पड़ती होगी जैसा कि गीजा के महान पिरामिड को बनाने पड़ी होगी, जबकि वो पिरामिड पूरे 7,000 साल बाद बनाए गए। इन प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के बारे में अब तक हमको जो जानकारी इकट्ठा हुई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो गोबेकले टेपे को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। फिर भी उसके अवशेष हमारी आंखों के सामने। कुछ का कहना है कि एक प्राचीन धार्मिक स्थल था, वहीं कुछ लोग इसे एक वैधशाला बताते हैं। किसी पुख्ता जानकारी के बगैर दोनों में से किसी भी दावे को सही या गलत कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 1994 में इस स्थल की खोज किए जाने के बाद से अब तक इसके महज 5% हिस्से की ही स्टडी हो सकी है। मुझे लगता है कि हमने बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान की महज नोक भर देखी है भाई। अनोखे मकबरे। अगर आप जब देखो कब्रिस्तानों में भटकते रहते हैं, या तो फिर आप एक सनकी या फिर खजाने की तलाश में जुटे इंडियाना जोन्स। और कौन कहता है कि जोन्स सनकी नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस तरह का कोई मकबरा नजर आएगा तो मेरे मन में भी उत्सुकता जरूर होगी। ये भला कैसे प्राणी की कब्र है? इन कब्रों को कोफुन कहा जाता है और जापान भर में इनकी तादाद 1,60,000 से ज्यादा है। इनमें से सबसे बड़ी कब्र है सकाई में स्थित डाइसरेनियो कोफुन, जो करीब 1600 फीट लंबी और 1000 फुट चौड़ी है। गीजा के महान पिरामिड से भी दोगुनी। क्या इसमें कोई 500 फुट का राक्षस दफन है? कोफन की ये बात तो भैया सबसे रहस्यमय। विडंबना तो देखिए, किसी चाबी के छेद से देखने वाले ये मकबरे पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद है, इसलिए हमें पक्के तौर पर तो नहीं पता कि अंदर कौन या क्या चीज दफन है। माना जाता है कि डाइसरेनिया कोफुन को जापान के 16वीं सदी के सम्राट निंटोकू के लिए बनाया गया था, जिनकी मृत्यु 399 ईस्वी में 109 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन किसी ने अंदर जाकर तो देखा नहीं, तो क्या पता। अफसोस के आने वाले समय में इसमें दाखिल होना और मुश्किल है, क्योंकि इन कब्रिस्तानों को पवित्र स्थल माना जाता है, जहां आम लोगों को आने जाने से मनाही है। साथ ही ये मकबरा पानी से भरी 3 गहरी खाइयों से घिरा हुआ है, जिन पर एक लौता पुल 1972 में आने वाला एक भीषण तूफान में तबाह हो गया, जिसके बाद किसी ने जमीन पर कदम नहीं रखा। जी हाँ, ये पूरी तरह से बंद है। जरा इमेजिन कीजिए अंदर कैसी कैसी कीमती और अनोखी चीजें दफन पड़ी हो सकती हैं। मेरी बात को कहीं पर लिख कर रख लीजिए। अगर कभी इस मकबरे को खोला गया ना, तो ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पुरातात्विक उपलब्धि साबित होगी मेरे भाई। प्रागैतिहासिक हथौड़ी। मेरी कोशिश रहती है कि इतिहास को लेकर हर किसी की राय का सम्मान किया जाए, लेकिन कुछ इतिहासकार मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल बना देते हैं। साल 1936 में टेक्सास के लंदन में पत्थर में फंसी हुई लोहे की एक हथौड़ी बरामद हुई, जिसे देखते ही थ्योरी देने वाले तथाकथित एक्सपर्ट्स एकदम से बौर आ गए। माना जाता है कि हम इंसान पिछले 2 लाख सालों से धरती पर है, लेकिन हथौड़ी के पत्थर को जांचने पर पता चला कि वो तो क्रिटेशियस युग यानी कि पूरे 6.6 करोड़ से लेकर 14.5 करोड़ साल पहले का है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हथौड़ी भी उतनी पुरानी है? खुद को वैज्ञानिक बताने वाले कार्ल बॉक तो कम से कम ऐसा ही सोचते हैं, जिन्होंने साल 1983 में इस हथौड़ी को खरीद लिया था। वो ये भी मानते हैं कि हथौड़ी साबित करती है धरती पर कभी विशालकाय मानव रहा करते थे। उनकी थ्योरी ऐसी अगड़म बगड़म है कि उसे समझने की कोशिश करने में मेरा सारा दिमाग खप गया मेरे भाई। ध्यान से सुनिए। कार्ल अपनी थ्योरी में दावा करते हैं कि आज हम जिस दुनिया को देख रहे हैं उसे ईश्वर ने करीब 6,000 साल पहले बनाया था। यानी अगर कोई भी चीज 6,000 साल से ज्यादा पुरानी है तो ये ईश्वर से पहले वाली किसी अनजान सी दुनिया से आई होगी। कुछ पल्ले बड़ा, कार्ल ने अपनी हथौड़ी पर कुछ टेस्ट करने दिए, जिससे पता चला कि उसमें आयरन और क्लोरीन मौजूद है, जिस पर कार्ल ने गलत दावा किया कि ये दोनों हमारे वातावरण में एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। लेकिन ईश्वर से पहले वाली दुनिया में ये दोनों एलिमेंट एक साथ मौजूद रह सकते थे, जिसके कारण उस दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स, जैसे कि ये हथौड़ी बनाने वाले लोग, विशालकाय दानव जैसे रहे होंगे, है ना। सॉरी, मैंने भी कोशिश की थी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि हथौड़ी के साथ मिलने वाले क्रिटेशियस पत्थर भी वही पत्थर है जिसमें हथौड़ी फंसी हुई है। पता नहीं क्यों कार्ल अपनी हथौड़ी पर किसी और को टेस्ट नहीं करने देते। संदिग्ध लगता है ना, मुझे भी। प्राचीन पत्थरों में मौजूद खनिज तत्व अक्सर पानी में घुलकर उन पत्थरों के नीचे दबी हुई चीजों के इर्द-गिर्द जमा होकर उसे जकड़ लेते हैं, जिसे कॉन्क्रीशन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी अगर हथौड़ी को जकड़ने वाला पत्थर वही प्राचीन पत्थर है भी, तो भी ये कोई सबूत नहीं है कि हथौड़ी भी 10 करोड़ साल पुरानी है। साइंस और कार्ल की बकवास के बीच से एक का चुनाव करना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था मेरे भाई।
कमाल के रोमन एम्पायर प्राचीन इतिहास के सबसे ज्यादा वर्णित सभ्यताओं में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस सभ्यता के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेबनान, जो कि प्राचीन साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित था, उसमें बेहद भारी भरकम स्टोन्स नाम के पत्थर पड़े हुए हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स अभी अपना माथा खुजा रहे हैं। ओमान मजदूरों ने बिना किसी औजार के महत्व अपने हाथों से कड़ी मेहनत करते हुए इन पत्थरों को तराशा था, जो सुनने में शायद शानदार न लगता, लेकिन इसका साइज जानने के बाद जरूर लगा। इनमें सबसे छोटा पत्थर 800 टन का, वहीं सबसे बड़ा वाला 1650 टन का, यानी पूरे 250 व्यस्क हाथियों के बराबर। कंपैरिजन के लिए बताते हैं, गीजा की महान पिरामिड का सबसे बड़ा पत्थर महज 80 टन का, जैसे कि उन्हें तराशना काफी ना रहा हो। इन भारी भरकम पत्थरों में से 3 सबसे छोटे पत्थरों को न जाने कैसे खदान से 1 मील दूर अपनी मौजूदा पोजीशन तक ले जाया गया था। बता दें कि ऐसा कोई पत्थर खिसकाने के लिए पूरे 40,000 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इतने सारे लोग तो इनमें से सबसे बड़े पत्थर के इर्द गिर्द इकट्ठा भी ना हो पाते। अंदाजा लगाया गया कि शायद पत्थर खिसकाने में किसी तरह का पहिया यूज किया गया था। पत्थर तराशते वक्त उसके नीचे एक छोटा सा गैप बनाकर मजदूर उनमें छोटे छोटे रोलर लगा देते थे। पत्थर पूरी तरह से कटकर अलग हो जाता था, उसके नीचे पहले से ही रोलर मौजूद होते थे, जिसके चलते उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। उसके बाद एक गराड़ी में रस्सी बांधकर पत्थरों को हजारों के मुकाबले महज 144 लोगों की मदद से मनचाही जगह तक खींचकर जुपिटर के मंदिर में इस्तेमाल किया गया। बता दें, ये महज एक अंदाजा ही है और हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि हैरत अंगेज काम आखिर किया कैसे गया। यहाँ हम ये जरूर जानते हैं कि उनमें से 3 पत्थर इतने भारी भरकम थे कि रोमन्स भी हार मान गए और आज भी वो पत्थर वहीं पर खदान में पड़े हुए हैं। कभी कभी सच्चाई कबूल करते हुए हार मान लेना बुद्धिमानी की निशानी होती है भाई। तट के दैत्याकार रक्षक। कुछ दिनों से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाने का दिल करता है। शायद सार्डिनिया सही रहेगा, लेकिन अगर आज से करीब 3000 साल पहले की बात की जाए तो मैं इस इटालियन टापू पर कभी नहीं जाना चाहूंगा। कम से कम अगर मुझे स्थानीय कहानियों पर यकीन होता तो। कहा जाता है कि किसी जमाने में इस टापू पर दैत्याकार लोग रहते थे और यहाँ इंसानों से दिखने वाले 13 फीट लंबे कंकाल मिल चुके हैं। इस पर मैं कोई पुख्ता सबूत तो नहीं दे सकता और नॉर्मल से बड़ी कोई भी हड्डी अब तक एक्चुअली बरामद नहीं है। फिर भी यहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि शायद कहानी में कुछ तो बात है। सन 1974 में पत्थर की करीब 5000 टूटी हुई कलाकृतियां टापू के मोंटे प्रमाण इलाके में बरामद हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें पास के म्यूजियम में डिस्प्ले करने के बजाय सारे के सारे टुकड़ों को एक तहखाने में बंद कर दिया गया, जहाँ वे अगले 30 सालों तक इसी तरह पड़े रहे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। फिर जब 2005 में इन टुकड़ों को बाहर निकालकर जोड़ा गया तो अंदाजा लगाइए क्या निकला। जी हाँ, दैत्याकार इंसानों की कुल 38 मूर्तियां, 8 फीट ऊंची मूर्तियां उस कंकाल वाले दावे से थोड़ी छोटी तो हैं, पर फिर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ी है। माना जाता है कि ये मूर्तियां इन्हें बनाने वाले नुरागे लोगों को दर्शाती हैं, जो इस टापू पर आज से हजारों साल पहले रहते थे। दैत्याकार मूर्तियों के अलावा इन लोगों ने करीब 8000 विशालकाय ढांचे भी बनाए। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि नुरागे लोग वाकई दानवाकार हुआ करते थे, पर इतना साफ है कि उन्हें चीजें नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ी पसंद थी। हम बस कल्पना कर सकते हैं कि अपने चरम पर उनकी ये सभ्यता कैसे रही होगी। क्या ऐसे भी कहीं ज्यादा बड़ी मूर्तियां इस टापू की निगरानी करती हैं, जो समय के चलते शायद नष्ट हो गई? पता नहीं, अब मैं शायद कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहा हूँ। नुरागे लोगों की जिंदगी क्या ही मस्त रही होगी, है ना? बड़े बड़े और ताकतवर हाथ पैर के साथ जो मजे करो वो करते रहो, है ना? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो में दिखाई गई इन ऐतिहासिक पहलुओं में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। देखने के लिए शुक्रिया।